Hello, friends. So, today we are continuing our last chapter, which was about pharmaceutical techniques. We read about few techniques, and we'll revise those techniques, and then we'll move to the left out techniques. All right. So let's start. In the last lecture, we read about sedimentation. ठीक है, हमने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, यू मस्ट बी थ्रू अबाउट दैट. ओके, हम सीधा सब्लिमेशन पर आते हैं. ओके ना, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक तरीका है जिसमें हम सॉलिड से वेपर स्टेज में एक कंपाउंड जो है उसको भेज रहे हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. ओके, नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में भेज रहे हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड. तो ये क्वालिटी कुछ कुछ कंपाउंड्स में ही होती है, सब में नहीं होती है. ओके, अब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर कुछ सब्लिमेट कंपाउंड है और कुछ नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटीज हैं. तो उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है उन इम्प्योरिटीज को? वी पास थ्रू दैट मिक्सचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन, जो कि हमारा एक सब्लिमेट कंपाउंड है और उसके अंदर कुछ नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटीज हैं. तो कैसे उनको सेपरेट करेंगे? आप उसको सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू पास कीजिए. ठीक है, तो नैप्थलीन बीइंग सब्लिमेट कंपाउंड, वो वेपराइज हो जाएगा. ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाएंगी वापस वहीं पर. नैप्थलीन जब वेपराइज हो गया तो आप उसको फिर कंडेंसर के थ्रू पास कर दीजिए. इट विल कलेक्ट बैक फ्रॉम वेपर टू द सॉलिड स्टेज अगेन. ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगा वेपर से लिक्विड में और सॉलिड में, वाइल इम्प्योरिटीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा सकता है जो कि सब्लिमेट होते हैं. ठीक है, सब्लिमेट कंपाउंड्स के लिए वन ऑफ देम इज नैप्थलीन, अदर वन कुड बी और कैम्फर. उसके लिए भी इसे यूज किया जा सकता है. नाउ डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है ये हमारा कहाँ काम आता है? जहां पर हमारे पास कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड है और एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, तो दोनों को सेपरेट हम कर सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ जब हमारे पास लिक्विड्स ऐसे हैं जिनके बीच में एक सिग्निफिकेंटली हाई बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है, एनिलीन है. क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 334 केल्विन, वाइल जो एनिलीन है उसका 457 केल्विन है. एक सफिशिएंटली हाई डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हम उसको लीविक्स जो कंडेंसर है उसके थ्रू पास करते हैं. This is the apparatus which is used in this process of simple distillation. ये अभी simple distillation है. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये मिक्सचर है जिसके अंदर दो लिक्विड्स प्रेजेंट है. वन ऑफ देम इज volatile, अदर वन इज नॉन volatile. ठीक है, तो अब एक volatile है तो वो बॉयल होकर ऊपर वेपर फॉर्म में जाएगा, कंडेंसर के थ्रू पास होगा और फिर यहाँ पर एज लिक्विड फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि दोनों वॉलेटाइल हैं लेकिन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इसमें ए और बी लिक्विड है हमारे पास, लेकिन ए का जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही रीच हो जाएगा व्हाट विल हैपन, उसके वेपर्स बनेंगे. वो वेपर्स यहाँ से पास होंगे, यहाँ से पास होकर वो कंडेंसर में आएंगे. कंडेंसर में वो वेपर्स वापस से कंडेंस फॉर्म हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो वो लिक्विड ए यहाँ पर कलेक्ट हो गया, वाइल जो अभी लिक्विड बी है वो अभी भी यहीं पर है. ठीक है, वो अभी भी यहीं पर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी रीच नहीं हुआ है. थोड़े टाइम बाद उसका भी बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, फिर वो यहाँ से पास होगा, कंडेंसर से पास होगा, वेपर्स उसके फिर कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में और उसको आप फिर से नेक्स्ट स्पीकर में कलेक्ट कर सकते हो. तो ये तो बहुत आसान था. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है या फिर बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है या फिर दो लिक्विड्स जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है ना वो काफी कम है, वो हम अभी पढ़ेंगे. पर बीच में हम एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है एक बार इसको ले लेते हैं. ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास एक इम्प्योर कंपाउंड है जिसको हमें बेसिकली प्योरीफाई करना है. हमने उसको एक सॉल्वेंट में डाल दिया. यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट लिया है दैट इज बेसिकली हमने बेसिकली एक ऐसा सॉल्वेंट लिया है जिसमें ये जो पूरा इम्प्योर कंपाउंड है ना वो स्पेरिंगली ही सॉल्युबल होता है. स्पेरिंगली सॉल्युबल से क्या मतलब है? स्पेरिंगली सॉल्युबल से मतलब है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है ना
वो तो इस सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, वो इसके अंदर थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल होता है। लेकिन जब हम इस पूरे सोल्यूशन को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन बना, हमने फर्दर उसे हीट किया, तो क्या होता है, जैसे कि आप हीट करते हो तो सॉल्युबिलिटी किसी कंपाउंड की जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि अभी तक स्पेरिंगली सॉल्युबल था इस सॉल्वेंट के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, एंड फाइनली हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। फिर जब आप उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, कूल होने दोगे, तो उसमें उस प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जिनको फिर आप फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, on the basis of solubility of compound and the impurities in the solvent. Okay, तो हमने बेसिकली उसे एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला जिसको हीट करने के बाद उसके अंदर उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ गई, सॉलिबिलिटी बढ़ी, और हीट किया और सॉलिबिलिटी बढ़ी, और फाइनली हमारे पास एक स्टेज आई जिस पर अब जितना मर्जी आप हीट कर लो, अब और कुछ उसमें ऐड नहीं हो पा रहा है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कूल होने दीजिए, जो भी उसके अंदर प्योर कंपाउंड अब आया है वो सारा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेगा, और फिर आप उसे आसानी से फिल्टर आउट कर सकते हैं, वाइल इम्प्योरिटीज उसमें रह जाएंगी। मतलब हीट करने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योरिटीज से भी ज्यादा सॉल्युबल हो गया उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सो दैट कि अब वो सॉल्युबल होके उस सॉल्वेंट के अंदर आ गया, उसने उसके साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, उसको जब कूल डाउन किया तो वो प्योर कंपाउंड हमें मिल गया क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज थे वो नीचे वो नीचे रह गया, ठीक है, और आपने फिल्ट्रेशन करके जो आपके क्रिस्टल्स थे उन्हें तो रिमूव कर लिया, और जो बचा कुचा था वो सब नीचे रह गया। ओके, तो ये प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन का। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, तो हमने ये सारे प्रोसेसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, हमने उनको रिवाइज कर लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अब अगर हमारे पास ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट्स का, वो बहुत लो है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास ये नॉर्मल एक वो जो डिस्टिलेशन वाला लीबिक्स कंडेंसर होता ना, तो उसमें तो दिक्कत आती। क्यों दिक्कत आती? क्योंकि हमारा ये जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है, इसी के अंदर वो दोनों लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ, वो यहाँ ऊपर पहुंचा, कंडेंसर में आया और यहाँ लिक्विफाई हो गया, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दूसरा लिक्विड भी यहाँ से, क्योंकि उसका भी बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो वो भी यहाँ आएगा, बॉईल हो गया, वेपर फॉर्म किया कंडेंसर, तो दोनों साइमल्टेनियसली होने शुरू हो जाएंगे, तो हमें कुछ हर्डल्स पैदा करने पड़ेंगे बीच में। उसी के लिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया है। आप भी देख सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, इसके अंदर के बीच में हर्डल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज हर्डल्स? ये हर्डल्स क्या करते हैं? ये प्रेशर पैदा करते हैं, यहाँ पर प्रेशर बनाते हैं। अब हमारा लिक्विड ए है, वो लिक्विड ए जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ, वो यहाँ से वेपराइज होना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू होगा। ये हर्डल्स हैं, ये उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर डालते हैं, लेकिन अभी ये अभी बस स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम है, तो वो ऑल दो स्लोली, पर वो ग्रेजुअली यहाँ से मूव करेगा, कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। अब थोड़े टाइम बाद हमारा लिक्विड बी जो है वो भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो गया, लेकिन ये जो हर्डल्स हैं बीच में, ये उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि विद द टाइम और ज्यादा प्रेशर यहाँ पर जो होता है वो डेवलप हो गया है। तो अब ये जो लिक्विड बी है, इसके जो वेपर्स हैं बहुत स्लोली यहाँ से मूव करेंगे, एंड बाय द टाइम जब ये यहाँ से ऐसे मूव करके जाएगा, लिक्विड ए पूरी तरीके से यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, एंड फिर आप फ्लास्क चेंज कर दीजिए, एंड जब तक ये कलेक्ट होकर यहाँ से आप इसे हटाओगे, बी विल बी रेडी टू बी कलेक्टेड। ओके, सो इस तरीके से एक स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होते हुए भी हमने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लिया बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, so this is the whole process which is shown in this. Okay, now let's move on to the, अब एक रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन भी होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी लिक्विड का बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब आप उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, कैसे उसे डिस्टिल करोगे? तो ऐसे में क्या किया जाता है, आप एक नॉर्मल सा प्रोसेस समझिए कि एक लिक्विड कब बॉईल करता है। एक लिक्विड तब बॉईल करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब भाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अगर हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है तो हमें बाहर से रिड्यूस करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब ये कैसे करें?
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल हमें जो है सेटअप बनाना पड़ेगा जहां पर हम बाहर से लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर सके। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, इसके अंदर हमने बहुत जगह पर जो है इन कॉक्स का यूज किया है। ठीक है, ये कॉक्स, ये कैपिलरी जो कि रेगुलेट करेगा कि कितना एयर अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। ठीक है, वैक्यूम पंप हमने यूज किया है जो कि अगेन रेगुलेट करेगा कि अंदर वैक्यूम बना रहे, लेस एयर अंदर एंटर करे। ठीक है, अब क्योंकि अंदर एयर कम एंटर कर रही है तो देयर विल बी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर विल बी लो बॉइलिंग पॉइंट व्हिच कैन बी इजीली अचीव्ड। ओके, सो दिस इज द सेटअप जो कि हम यूज करते हैं रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। एंड देन वी हैव द स्टीम डिस्टिलेशन। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए, वो तो उनके थ्रू स्टीम पास करोगे वो तब भी बॉयल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमने 2 राउंड फ्लास्क लिए, एक में तो वाटर है, इसमें वाटर है और इसमें हमारा मिक्सचर है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लिक्विड्स है। अब क्या होगा, हमने जब इसको इस वाले फ्लास्क को जिसमें वाटर है, हमने जब इसको हीट किया तो इसकी जो स्टीम होगी वाटर की, इट विल पास थ्रू दिस फ्लास्क। अब ये स्टीम के पास होते ही इस मिक्सचर से वो पर्टिकुलर लिक्विड जो कि स्टीम वॉलेटाइल है वो यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होगा और यहाँ से कंडेंसर से पास होकर इस लिक्विड ये लिक्विड जो है इस फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर बाकी जो सब्सटेंसेस थे, बाकी जो और मिक्सचर में जो और सॉल्वेंट्स थे, लिक्विड्स थे जो कि स्टीम वॉलेटाइल नहीं है, वो उसी में रह जाएंगे, वाइल जो स्टीम वॉलेटाइल था वो अलग से कलेक्ट हो गया इन द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अंडरगो steam distillation for those liquids which boil even by steam. That is, they are steam volatile liquids. They boil at very low boiling points. And then we have differential extraction. अब ये क्या प्रोसेस है? Now, ये चीज हमें जनरली पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे, वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हमारे एक्वस सॉल्यूशंस में, वाटर में वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब हम इसे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ईथर, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्वेंट में। अब क्या है कि ये है नीचे वाटर, ठीक है, जिसे हम एक्वस लेयर हमारा कह रहे हैं, और ये है हमारा सॉल्वेंट का लेयर। हमने ये ऊपर सॉल्वेंट ले लिया, ईथर ले लिया, हमने दोनों को शेक किया अच्छे से। नाउ अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सॉल्वेंट के साथ एक लेयर बना लेता है क्योंकि वो सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू द एक्वस लेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 लेयर्स बन गई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट की लेयर और एक एक्वस लेयर। तो अब आप इस नॉब को ओपन करोगे, इस एक्वस लेयर को तो बाहर पास करा दोगे और अब आपके पास बच गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सॉल्वेंट लेयर। अब ये जो सॉल्वेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल ईथर, ये ऐसा है कि इसे आप थोड़ी देर एयर में छोड़ोगे ना तो ये उड़ जाएगा एंड यू विल बी नाउ लेफ्ट विद ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सेपरेट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो हमने इसके अंदर सॉल्वेंट क्या यूज किया था, ईथर। हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस सॉल्यूशंस में, ये याद रखिए, एक्वस सॉल्यूशंस में वो डिसॉल्व नहीं होता है, एज कंपेयर टू दैट वो एक जो है ईथर में वो ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होगा तो उसने एक अपनी ऊपर लेयर बना दी और एक ही दूसरी नीचे एक्वस लेयर की लेयर रह गई, उसको हमने नॉब को ओपन करके रिमूव कर दिया बाहर, बच गया ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट ही ऐसा था जो कि एयर में थोड़ी देर खुला छोड़ा तो वो उड़ जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। एंड लास्टली वी हैव क्रोमैटोग्राफी। नाउ क्रोमैटोग्राफी के लिए ना आपको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, हमें पता है कि वी हैव फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, वी हैव कॉलम क्रोमैटोग्राफी, वी हैव पेपर क्रोमैटोग्राफी, वी हैव थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। अभी जो यहाँ हम बात कर रहे हैं वो हम पेपर क्रोमैटोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसमें ना एक क्रोमैटोग्राफिक प्लेट होता है जिसके पास सिलिका होता है ना, सिलिका जो होता है वो अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को या जो भी है उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एडजॉर्प्शन तो होता है कि वो उसकी सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन है उसकी सोक करना, पूरा अपने अंदर ले लेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, लेकिन सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज एडजॉर्प्शन, सिलिका इज एब्जॉर्बिंग द पर्टिकुलर जो हमारा सब्सटेंस है फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है जिसके अंदर A B C D पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है
कि और ये नीचे सॉल्वेंट है। अब हमारा जो सॉल्वेंट है ना, वो यहाँ इस प्लेट के ऊपर ऐसे एडजॉर्ब होकर ऊपर की तरफ आता है। सॉल्वेंट एडजॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका प्लेट। नाउ अब इसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि ज्यादा इजीली सॉल्युबल होगा इस सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट के साथ पहले ऊपर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ब्लू वाला था ये पहले मूव कर गया, पर्पल वाला बाद में आया और रेड वाला तो अभी थोड़ा सा ही डिस्टेंस पहुंचा है। तो इससे हमें ये पता चल गया पहले तो कि ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स सेपरेट भी हो गए, और ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं हमें वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, so this is the process of chromatography, where components of the mixture which is easily soluble in the solvent will move up with the solvent and deposit high on the silica gel plate, thereby separating the different components. So this is the whole process, and this is the whole process of purification. All right, so that's all for today. Thank you.